नमस्कार दोस्तों। यदि आप यूपीपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हिंदी का होगा जिसमें लगभग 37 क्वेश्चन होंगे। आप लोग पूरा सेट देखने के बाद में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके 37 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देरी ना करते हुए देख लेते हैं। दोस्तों जैसे पहला दिया है कि दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 3 तक है और अपठित गद्यांश दिया है। तो बड़ा बड़ा दिखाने के लिए थोड़ा पीडीएफ को जूम कर लेते हैं कि आपको थोड़ा क्वेश्चन हमारा बड़ा दिखाई पड़े। तो पहले नंबर में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गद्यांश को सही से पढ़ लेते हैं। गद्यांश को सही से पढ़ लेना है, उसके बाद में इसके नीचे दिए हुए उत्तर मतलब प्रश्नों का उत्तर लगाना है। मैंने तो इसका पहले ही पढ़ लिया है और आप लोग थोड़ा जूम करके देख सकते हो। जैसे दिया है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा यहाँ पे, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट दिया है कि धन और जो मनुष्यता है यही इसका शीर्षक है इस पाठ का। मतलब पाठ क्या दोस्तों गद्यांश का है। अगला है कि उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। इस गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी राइट दिया है कि जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है उसकी ही पूजा होती है इस गद्यांश के अनुसार। अगला क्वेश्चन दिया है कि धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट है कि धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा होता है। धन की पूजा से अभिप्राय यही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। किन्नर है, अंतरी है, अहिंसा है और अपरिग्रह है। तो इसमें कौन सा है दो स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो अहिंसा है दोस्तों ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिया है कि जिसके हृदय में ममता ना हो। जिसके हृदय में ममता ना हो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए निर्मम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 कि क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, रित होता है या हंस होता है या पंडित या आचार्य। तो ये याद रखिएगा जो रित होता है दोस्तों ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भुजंग मतलब सांप होता है, इसका पर्यायवाची बिलो ब्याल तो होता है, सर्प होता है, पन्नग होता है, लेकिन जो गरुण होता है ये इसका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है। तो यहाँ पर विशेष क्या है दोस्तों, बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष क्या है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो घर है, आदमी और वस्त्र दिए हैं तीनों वाक्य में, ये क्या उनके लिए विशेष का मतलब विशेष हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि वाच्य होते हैं। तो वाच्य कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो याद रखिएगा जो वाच्य होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से भाववाच्य बताइए। निम्न में से भाववाच्य बताइए, इनमें से किसमें जो भाववाच्य है, तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तक लिखी जाएंगी। तो इनमें से भाववाच्य किसमें है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है कि अब चला जाए, जिसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो इसमें क्या होता है, भाववाच्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला है कि समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, अविकारी, विकारी या दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो समुच्चय बोधक दोस्तों किसको कहते हैं, ये कहते हैं अविकारी को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में वाचन होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं या 4 होते हैं। तो हिंदी में वाचन कितने होते हैं, याद रखिएगा 2 वाचन होते हैं हिंदी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है। सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है या इनमें से सभी हैं। तो याद रखिएगा सममात्रिक छंद इसमें कौन सा है, चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद होता है। अगला है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं, वाणी, कमला, वीणापाण या शारदा। तो दोस्तों वाणी का पर्यायवाची यहाँ मतलब सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है। जो कमला है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि इच्छु का तद्भव रूप क्या है। इच्छु का तद्भव रूप क्या होता है। गन्ना होता है, इक होता है, ईक होता है या इच्छु होता है। तो गन्ना का तद्भव रूप क्या होता है, ईक होता है, मतलब इच्छु का तद्भव रूप। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी शब्द दोस्तों कैसा होता है, याद रखिएगा, तद्भव है, देशज है, तत्सम है या संकर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, रेलगाड़ी हमारा शब्द होता है संकर। संकर का मतलब होता है दोस्तों ये मिक्स होता है, देशज और विदेशज दोनों से मिलकर बना होता है। अगला है कि थोक का पर्यायवाची है। थोक का पर्यायवाची क्या होता है, परचून होता है, थाक होता है, थोया होता है या पार्यायिक होता है। तो थोक का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, इसका होता है पार्यायिक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभु का पर्यायवाची क्या होता है। विभु का पर्यायवाची क्या होता है, सर्वव्यापक या नित्य, ब्रह्मा या आत्मा, महान या ईश्वर या चिरस्थायी या दृढ़। तो याद रखिएगा विभु के पर्यायवाची कौन से हैं, जो सर्वव्यापक या नित्य होता है दोस्तों, इस विभु का पर्यायवाची होता है। अगला है कि व्यास का विलोम शब्द क्या होता है। तो समास होता है, संश्लेषण, संक्षेप या लघु। तो समास का विलोम शब्द सबको पता होना चाहिए, समास का क्या होता है, व्यास होता है समास का विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है कि छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। झगड़ा लगाना होता है, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना या नारदगिरी करना। तो यहाँ पर दोस्तों छक्का पंजा करने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, छक्का पंजा करने का होता है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ये होता है छक्का पंजा करने मुहावरे का सही अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अधिमानता मतलब अधि प्लस मानता में अधि क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वाक्यों में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, कौन सा है, तत्सम उपसर्ग है, तद्भव उपसर्ग है या विदेशज उपसर्ग है या देशज उपसर्ग है। तो याद रखिएगा जो उप प्रधानाचार्य है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये तत्सम उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर तत्सम, हाँ तत्सम ही उपसर्ग होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पदांश होता है या पद्यांश होता है। तो क्या होता है दोस्तों प्रत्यय, याद रखिएगा प्रत्यय हमेशा क्या होता है, शब्दांश होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। कौन सा इनमें से विलोम जो है त्रुटिपूर्ण है। अपेक्षा का तो उपेक्षा होता है, अग्रज का होता है अनुज, ये और उन्नत का अवगत ये नहीं होता है, उन्नत का होता है अवनत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद होते हैं, कितने होते हैं, 2, 4, 6 या 8। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है कि पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है। पनही शब्द का तत्सम क्या होता है, तांबुल होता है, पर्णय होता है, पर्ण होता है या उपान होता है। तो क्या होता है पनही शब्द का तत्सम रूप, ये होता है दोस्तों उपान होता है पनही शब्द का तत्सम रूप। अगला क्वेश्चन है कि उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कौन सा है। उद्धान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कौन सा है, तो इसका मतलब उद प्लस या ना हा ये होता है दोस्तों, अलग अलग करके लिखना है। ये किससे, उद या आ ऐसे करके मतलब लिखा जाता है, तभी पता चलता है कि इसका शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है। मतलब वर्ण विच्छेद मतलब सभी शब्दों को अलग अलग लिखना होता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 29 क्या 28। सरयुम में कौन सी संधि है। सरयुम में कौन सी संधि, दीर्घ होती है, यण होती है, व्यंजन होती है या स्वर होती है। तो याद रखिएगा सरयुम में क्या होती है, दीर्घ संधि होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है। किस धातु से भाषा बनी, भाग से बनी, वाक से बनी, भाष से बनी है या बद से बनी है। तो याद रखिएगा जो भाषा है दोस्तों ये भाष से मिलकर बनी होती है, भाष शब्द से बनी है। अगला क्वेश्चन है कि धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। धातुष्मा में कौन सी संधि है, अयादि है, गुण है, दीर्घ है या यण है। तो धातुष्मा में कौन सी संधि है, याद रखिएगा बड़ों की मात्रा है तो इसका मतलब दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। अगला है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो दोस्तों द्विगु बनता है, द्वंद्व बनता है, कर्मधारा है या तत्पुरुष। विशेषण और विशेष के योग से बनता है कर्मधारा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्विगु कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, कर्मधारय या बहुव्रीहि कहते हैं। तो दोस्तों जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, शब्द कहते हैं या पद कहते हैं? हमें लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता कहाँ पर होती है? भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में या तीनों में? तो हमेशा याद रखिए कोई भी लिपि होती है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। तो भाषा का प्रयोग लिपि का प्रयोग किस में होता है? भाषा को लिखने में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली दोस्तों किससे निकली है? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से या राजस्थानी हिंदी से? तो दोस्तों खड़ी बोली किससे निकली है? ये निकली है पश्चिमी हिंदी से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी? 44 हैं, 33 हैं, 52 है या 48 है? तो कितनी लिपियाँ होती है दोस्तों? हिंदी वर्णमाला की कुल 52 वर्ण लिपियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरे द्वारा कराया गया सेट आपको अच्छा लगा और आपने इसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।